हाय दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब योर चैनल मैथ जीएस एंड प्रेस बेल आइकॉन टू गेट नोटिफिकेशन फॉर एनहेंसिंग योर नॉलेज। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अगेन मैथ जीएस। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बिहार स्पेशल में ड्रेनेज सिस्टम यानी नदी अपवाह तंत्र। बीपीएससी में हमेशा ड्रेनेज सिस्टम से 1 से 2 मार्क्स क्वेश्चन रहता है, तो दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बीपीएससी एग्जाम, नॉट ओनली फॉर बीपीएससी एग्जाम बट ऑल्सो फॉर दोज एग्जामिनेशन विच इज कंडक्टेड बाय बीपीएससी कमीशन। सो लेट्स वी स्टार्ट ड्रेनेज सिस्टम ऑफ बिहार के नदी अपवाह तंत्र। सो फ्रेंड, इस वीडियो को ध्यान से लास्ट एंड तक देखिएगा। बिहार नदी अपवाह तंत्र के हम लोग 2 वीडियो में देखेंगे, यानी 2 सेशन में देखेंगे। फर्स्ट सेशन में हम लोग थ्योरी पार्ट को देखेंगे और सेकंड सेशन में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखेंगे। फर्स्ट सेशन का जो वीडियो होगा उसमें कंप्लीट थ्योरी पार्ट कवर किया जाएगा और सेकंड सेशन जो होगा वीडियो का उसमें हम लोग जितने भी सारे एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे और जितने प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चन होंगे और जितना बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चन जो सेट होगा उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग देखते हैं व्हाट इज द ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि नदी अपवाह तंत्र क्या है। तो नदी तथा उसकी सहायक धाराओं द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था है। ये एक तरह का जाल तंत्र या नेटवर्क है जिसमें नदियां एक दूसरे से मिलकर जल के प्रवाह का मार्ग बनती हैं। यानी कि हम अगर हम लोग डायग्राम में देखें तो सपोज ये उद्गम स्थल है, ये सारा जितना क्या है नदी का उद्गम स्थल है। ये सारी नदियां एक नेटवर्क के फॉर्म में एक मुख्य धारा के साथ आकर जुड़ती हैं और फिर यही मुख्य धारा मुख्य धारा की जो नदियां होती हैं वो डायरेक्ट जाकर समुद्र में जाकर यहाँ वो आकर मिल जाती है। तो ये सारा जो नेटवर्क जो फॉर्म है, इसी नेटवर्क को हम लोग क्या कहते हैं, नदी अपवाह तंत्र, यानी कि प्रवाह प्रणाली। किसी नदी में मिलने वाली सारी सहायक नदियां और उस नदी बेसिन के अन्य लक्षण मिलकर इस नदी का अपवाह तंत्र बनाते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं। फिर यहाँ पे बिहार की नदियों को 2 दिशाओं से प्रवेश करती है। तो अब 2 दिशाएं कौन सी? एक दिशाएं है कि भारत के उत्तर की तरफ से और दूसरा है कि भारत के दक्षिण की तरफ से। तो हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली एक नदियां हैं और दूसरा है पठारी भाग से निकलने वाली नदियां। तो हिमालय क्षेत्र से जो निकलने वाली नदियां हैं वो सारी नदियां उत्तर भारत की नदियां। पठारी भाग से जो निकलने वाली नदियां हैं वो बिहार के दक्षिणी भाग से नदियां बिहार में प्रवेश करती हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि हिमालय क्षेत्र से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियां हैं जो बिहार में प्रवेश करती है, यानी उत्तर बिहार की जो नदियां हैं वो कौन कौन सी है? वो सरयू है, घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बागमती है, कमला है, कोसी है, बलान है, महानंदा है। ये सारी इत्यादि जितनी सारी नदियां हैं, ये सारी की सारी नदियां हिमालयन नदियां हैं, हिमालयन रिवर है जो कि हिमालय क्षेत्र से, हिमालय से होते हुए बिहार में प्रवेश करती हैं। तो बिहार के ये सारी नदियां बिहार की उत्तर बिहार की नदियां हैं। हम लोग देख लेते हैं पठारी भाग से निकलने वाली नदियां। तो ये पठारी भाग से निकलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं? तो हम लोग जिससे यहाँ पर देख रहे हैं कि पठारी भाग से निकलने वाली जो नदियां हैं वो सोन है, कर्नासा है, पुनपुन है, फल्गु है, उत्तरी कोयल है, चानन है, पंचाने, सकरी, अजय, हरोवर, चंदन बड़वा इत्यादि इतनी सारी नदियां हैं। सारी की सारी नदियां पठारी क्षेत्र से निकलती हैं, यानी छोटा नागपुर पठार से या फिर बिहार के दक्षिणी भाग से निकलती हैं और ये बिहार के दक्षिण भाग में प्रवेश करती हैं। यानी ये सारी की सारी नदियां कौन सी नदियां हैं? बिहार की दक्षिणी नदियां हैं और ये सारी की सारी नदियां जो है ये बिहार की क्या है? उत्तरी बिहार की नदियां हैं। तो ये सारी की सारी नदियां उत्तर बिहार के मैदान में बहती हैं और ये सारी की सारी नदियां बिहार के दक्षिणी मैदान में बहती हैं। और एक चीज यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, वो क्या है कि हिमालय से निकलने वाली जितनी सारी नदियां हैं ये हमेशा सदा नीरा होती है, यानी कि इसमें हमेशा पानी मौजूद रहता है, इसमें जल हमेशा मौजूद रहता है। सो इसलिए इसने यहाँ जो बिहार का जो उत्तर भाग है यानी नॉर्थ पार्ट है, इसमें कभी भी सूखा नहीं पड़ता है और इसमें हमेशा बाढ़ की स्थिति बनी रहती है।
तो बाढ़ की स्थिति कब बनती है? बरसात के दिनों में हमेशा उत्तरी बिहार में बाढ़ की स्थिति बनी रहती है। लेकिन ये केस क्या होता है, दक्षिण बिहार में ये केस नहीं होता है, क्योंकि बरसात के दिनों में दक्षिण बिहार में क्या होता है, दक्षिण बिहार में जितनी सारी नदियां हैं वो दक्षिण बिहार में प्रवेश करती हैं बरसात के दिनों में। इसलिए चूंकि ये पठारी नदियां होती हैं, इसलिए यहाँ पे दक्षिण बिहार में जितनी भी सारी नदियां हैं वो बरसाती नदियां हैं, यानी पठारी क्षेत्र से निकलने वाली जितनी भी सारी नदियां हैं वो बरसाती नदियां हैं। और जो हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली जितनी सारी नदियां हैं वो 12 मास की नदियां, यानी इसमें हमेशा पानी रहता है। इसलिए बरसात के दिनों में क्या होता है, यहाँ बाढ़ की स्थिति बनी रहती है। लेकिन यही दक्षिण बिहार में क्या होता है कि गर्मी के दिनों में बारिश नहीं होती, वर्षा नहीं होती है, जिसके वजह से क्या होता है कि यहाँ पर सूखा की स्थिति बन जाती है। इसलिए गर्मी के दिनों में दक्षिण बिहार में क्या पड़ता है, सूखा की स्थिति हो जाती है। और बरसात के दिनों में क्या होता है, उत्तर बिहार में क्या होता है, बाढ़ की स्थिति आ जाती है। अब देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे नदियां और उसके अपवाह तंत्र। तो नदियां और उसके अपवाह तंत्र जो है वो एक है उद्गम के आधार पे है और एक दिशा के आधार पे। यानी कि जो नदियां हैं वो नदियां कहाँ से निकलती हैं, यानी उसका उद्गम क्या है, और एक है कि जो नदियां की दिशा क्या है, किस दिशा से आती है, किस दिशा में बहती है, उसके आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो हम लोग देख लेते हैं कि उद्गम के आधार पर जो नदियां हैं उसको 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो देख लेते हैं कौन कौन से है। एक हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियां और दूसरा है पठारी क्षेत्र से निकलने वाली नदियां। तो देख लेते हैं हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली कौन कौन सी नदियां, जो हम लोग पहले देख चुके हैं, अभी जस्ट बिफोर हम लोग जो देखा है वो हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियां हैं। तो ये सारी जितनी नदियां हैं ये सब हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियां हैं। और पठारी क्षेत्र से जो निकलने वाली नदियां हैं ये सारी की सारी पठारी क्षेत्र से निकलने वाली नदियां, जैसे हम लोग पीछे देखा है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं दिशा के आधार पर जो नदी और उसके अपवाह तंत्र को 3 वर्गों में विभाजित किया गया। तो 3 वर्ग में कौन कौन से हैं, एक उत्तर से आकर गंगा के बाएं तट में मिलने वाली नदियां, एक है कि दक्षिण से आकर गंगा के दाहिने तट में मिलने वाली नदियां, और तीसरा है कि राज्य के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होने वाली नदियां। यानी कि उद्गम के आधार पर नदियां का 2 भाग में विभाजित है और दिशा के आधार पर जो अपवाह तंत्र है वो 3 भाग में विभाजित है। तो उत्तर से आकर मिलने वाली जो नदियां हैं वो गंगा के कहाँ मिलती हैं, बाएं तट पे। यानी हिमालय से जितनी सारी नदियां आती हैं वो गंगा के बाएं तट पे आकर मिलती है। यानी कि पठार से, यानी कि दक्षिण भाग से जो नदियां बिहार में प्रवेश करती हैं वो गंगा के दाहिने तट पे आकर मिलती हैं। लेकिन कुछ नदियां ऐसी भी हैं जो दक्षिण में बहती है, यानी दक्षिण भाग से आती है और दक्षिणी भाग में बहती ना है, और गंगा में वो ना मिलकर बल्कि दक्षिणी भाग से होते हुए फिर ये वो जाकर हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। तो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी ऐसी नदियां हैं। तो उत्तर बिहार की ये सारी नदियां जो कि हम लोग देख चुके हैं, सरयू है, गंडक है, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, बलान, महानंदा इत्यादि इतनी सारी नदियां हैं। ये क्या उत्तर बिहार की नदियां, ये सारी सारी नदियां हिमालय से निकलकर ये कहाँ प्रवेश करती है, गंगा नदी के बाएं तट पे ये प्रवेश करती हैं। और जितनी सारी नदियां हैं ये बिहार के उत्तरी मैदान को लगभग 56,980 किलोमीटर बिहार के मैदान को कवर करती हैं, यानी उत्तर बिहार के मैदान को। और दक्षिण भाग से निकलने वाली जितनी सारी नदियां हैं वो सोन, कमलासा, पुनपुन, फल्गु, उत्तरी कोयल, चानन या पंचाने या सकरी, इतनी सारी नदियां हैं, ये सारी की सारी नदियां पठारी बिहार के दक्षिणी भाग के पठारी क्षेत्र से बिहार में प्रवेश करती हैं और दक्षिणी बिहार में ये बहती हैं, यानी कि दक्षिण बिहार के मैदान में बहती हैं। और ये लगभग 33,670 किलोमीटर दक्षिणी बिहार के मैदान को कवर करती हैं। कि राज्य के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होने वाली नदियां कौन कौन सी है, दामोदर, ब्राकट, स्वर्णरेखा, दक्षिणी कोयल, संग, अजय, ये सारी की सारी जो नदियां हैं वो दक्षिणी बिहार में बहती हैं, यानी कि बिहार के दक्षिणी भाग में बहते हुए ये सारी की सारी नदियां जाकर हुगली में मिल जाती है। हम लोग फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसको मैप पे हम लोग देख रहे हैं कि नदियां कहाँ से कैसी नदियां, उद्गम स्थल क्या है, उसका मुहाना क्या है। इसके बाद फिर हम लोग इसको इसी चीज का हम लोग थ्योरी पार्ट में भी देखेंगे, यानी कि इसका फिर विस्तृत रूप से थ्योरी के फॉर्म में भी देखेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं मैप पे कौन सी नदियां कहाँ कैसे इसका फ्लो है। तो पहले हम लोग देख रहे हैं उत्तराखंड से गंगोत्री है। तो ये गंगा नदी है, यानी गंगा नदी जो है उत्तराखंड से निकलती है, उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है, यानी गोमुख से निकलती है। और फिर ये उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार के बक्सर के चौसा मैदान में प्रवेश करती है। और फिर उसके बाद ये बिहार का एंट्री पॉइंट है, गंगा का जो एंट्री पॉइंट है बिहार में वो बक्सर का चौसा है। और उसके बाद फिर जाके पश्चिम बंगाल से होते हुए फिर बांग्लादेश से होते हुए फिर ये कहाँ मिल जाती है, बंगाल के खाड़ी में जाकर मिल जाती है।
तो ये गंगा नदी का बारे में है कि ये नदी उत्तर प्रदेश से बिहार के बक्सर जिला में चौसा के पास प्रवेश करती है। दूसरा फैक्ट है, गंगा, घाघरा, गंडक और कमनासा नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है। फिर क्या है, गंगा के 4 नाम है। कौन कौन से? गंगोत्री में भागीरथी के नाम से जानी जाती है, केदारनाथ में मंदाकिनी के नाम से जानी जाती है, बद्रीनाथ में अलकनंदा के नाम से जानी जाती है और देवप्रयाग में यह गंगा के नाम से जानी जाती है। तो गंगा के 4 नाम है। कौन है? भागीरथी है, मंदाकिनी है, अलकनंदा है और स्वयं एक गंगा है। यानी उत्तराखंड के गंगोत्री के गोमुख से ये भागीरथी के नाम से निकलती है। यहाँ पर हम लोग देख ले रहे हैं, ये है गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से निकलती है और ये भागीरथी के नाम पर निकलती है और ये देवप्रयाग में आकर मिलती है। एक काम करते हैं, पहले हम लोग यहाँ से अलकनंदा के रूप में देख लेते हैं। अलकनंदा जो है वो कहाँ से निकलती है? संतोपद भागीरथ ग्लेशियर से निकलती है। कौन? अलकनंदा नदी। उसके बाद फिर चाराबाड़ी ग्लेशियर से फिर क्या निकलती है? मंदाकिनी नदी निकलती है। और गंगोत्री ग्लेशियर से क्या निकलती है? उसके गोमुख से फिर क्या निकलती है? भागीरथी नदी निकलती है। ये चारों जो नदियां हैं, ये सारी नदियां उत्तराखंड से निकलती हैं। अब हम लोग देख लेते हैं इसका संगम। अलकनंदा जो निकलती है वो कहाँ जो निकलती है? संतोपद ग्लेशियर से निकलती है। वो विष्णु प्रयाग से होते हुए आगे बढ़ती है और विष्णु प्रयाग के पास धौली गंगा एक नदी है जो आकर मिलती है। फिर यहाँ से अलकनंदा फिर आगे बढ़ती है, फिर उसका कर्ण प्रयाग में पिंडा इसकी सहायक नदी है जो आकर मिलती है। फिर यहाँ पर से अलकनंदा फिर आगे बढ़ती है और यहाँ पर फिर जो मंदाकिनी नदी है वो रुद्रप्रयाग में आकर मिलती है और फिर रुद्रप्रयाग से फिर ये नदी आगे बढ़ती है और फिर यहाँ भागीरथी के पास आकर यहाँ देवप्रयाग में मिलती है। यानी भागीरथी और अलकनंदा मिलकर फिर देवप्रयाग से जो आगे बढ़ती है, यहाँ पे इस नदी का नाम गंगा नदी के नाम से वो फिर क्या है? आगे बढ़ती है। तो गंगा नदी के 4 नाम है, अलग अलग जगह पे नाम अलग अलग नाम है। तो गंगा नदी के जो गोमुख पे नाम उसका है भागीरथी है, केदारनाथ में उसका नाम मंदाकिनी है और बद्रीनाथ में अलकनंदा के नाम से जानी जाती है। और फिर देवप्रयाग के बाद फिर क्या है? भागीरथी और जो अलकनंदा है वो दोनों संगम स्थल है इसका। यहाँ पर इसका दोनों का संगम होने के बाद फिर देवप्रयाग में जो जगह है वहां से फिर वो आगे बढ़ती है, तो वहां पर उसका नाम बदल के फिर क्या हो जाता है? गंगा नदी हो जाता है। फिर ये गंगा नदी फिर क्या आगे बढ़ती है? यमुनोत्री से निकलने वाली यमुना जो है से मिलकर ये प्रयागराज में फिर ये गंगा नदी के रूप में विशाल रूप धारण करती है और फिर ये उत्तर प्रदेश से होते हुए फिर क्या बिहार के चौसा मैदान में प्रवेश करती है। उसके बाद जो फिर क्या फिर बिहार से बढ़ते हुए फिर क्या पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है और पश्चिम बंगाल में फिर वहां पर फरक्का के पास वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। तो फर्स्ट पार्ट जो होता है वो क्या कहलाता है? हुगली नदी कहलाती है और फिर जो हुगली नदी है ये फिर पश्चिम बंगाल से प्रवेश करते हुए फिर ये क्या बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरी जाती है। और इसका जो सेकंड पार्ट जो है फरक्का के पास वो फिर पश्चिम बंगाल से लेकर फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश से फिर क्या वो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो वहाँ पर वो पद्मा के नाम से जानी जाती है और ब्रह्मपुत्र उधर से नदी आसाम से होते हुए जो तिब्बत से होते हुए जो चाइना से होते हुए जो फिर ब्रह्मपुत्र नदी जो है आसाम से होते हुए फिर जो बांग्लादेश में प्रवेश करती है, बांग्लादेश में वो जमुना के नाम से जानी जाती है। और फिर ये जमुना और पद्मा यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर यानी पद्मा और जमुना मिलकर फिर ये मेघना के रूप में फिर ये क्या बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। यानी पद्मा और जमुना का संगम के बाद उसका नाम बदलकर फिर क्या हो जाता है? मेघना हो जाता है। यानी ब्रह्मपुत्र और फिर गंगा नदी जो है इस दोनों का नाम मिलकर फिर मेघना हो जाता है और वो फिर जो बांग्लादेश है बांग्लादेश से वो फिर क्या बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। उसके बाद फिर हम लोग देख लेते हैं गंगा नदी की दूरी क्या है। तो गंगा नदी की जो दूरी है उसका गोमुख से लेकर उसका जो मुहाना जो बंगाल की खाड़ी में लगभग वो 2000 यानी 25 किलोमीटर यानी 2525 किलोमीटर है। उसके बाद फिर इंडिया में इसका जो लेंथ है वो 2071 किलोमीटर है और बांग्लादेश में जो इसका लेंथ है लगभग वो क्या 454 किलोमीटर है और बिहार में लगभग ये 445 किलोमीटर है। गंगा के बाद जो दूसरी नदी है वो नेपाल के नामपा पर्वत से सरयू नदी निकलती है और फिर ये बिहार के सिवान मैदान में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? बिहार के सिवान में प्रवेश करती है। ठीक, और ये फिर क्या है? छपरा के पास आकर फिर गंगा नदी में आकर फिर ये मिल जाती है। यानी कि जो सरयू नदी है वो नेपाल के नामपा पर्वत से निकलती है और सिवान में इसका बिहार के सिवान में इसका बिहार में एंट्री पॉइंट है और उसके बाद जो मुहाना या संगम है तो गंगा नदी में जो मिलती है छपरा के पास वो गंगा नदी में प्रवेश करती है। सरयू नदी का जो एक और फैक्ट है वो क्या है कि यूपी में ये सरयू के नाम से जानी जाती है और जब बिहार में प्रवेश करती है तो ये घाघरा के नाम से जानी जाती है।
यहाँ पर लोग घाघरा नदी के बारे में देख रहे हैं। यह बिहार उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है और उसके बाद फिर अयोध्या तक यह नदी सरयू के नाम से जानी जाती है। फिर इसका नाम घाघरा हो जाता है और यह नदी सारण जिले के छपरा के समीप गंगा में मिल जाती है। देख लेते हैं नेक्स्ट रिवर को। उसके बाद जो नेक्स्ट रिवर है वो है हिमालय के तिब्बत अन्नपूर्णा से पहाड़ी से गंडक नदी निकलती है। यानी जो गंडक नदी है वो हिमालय तिब्बत के अन्नपूर्णा श्रेणी जो है वहां से निकलती है और ये फिर क्या पश्चिम चंपारण में इसका एंट्री पॉइंट है। यहाँ पश्चिम चंपारण में भैंसा लोटन के पास इसका एंट्री पॉइंट है। हालांकि यहाँ पर जो मैंने डिजाइन किया है वो इस तरह से आ रही है, लेकिन जो गंडक नदी होती है ये जो इस साइड से ऐसे इस तरह से होते हुए यहाँ बिहार में यहाँ प्रवेश करती है। इसी से छिटक के ही फिर जो बूढ़ी गंडक जो है यहीं से छिटक के फिर क्या होता है गंडक नदी के पैरेलल फिर ये बिहार में एंट्री करती है। तो हालांकि मैंने यहाँ से शो किया है, लेकिन जबकि एक्चुअली जो गंडक नदी जो बिहार में प्रवेश करती है इस तरह से यहाँ से होते हुए इस तरह से यहाँ बिहार में भैंसा लोटन जो पश्चिम चंपारण में भैंसा लोटन जो जगह है वहां पर इसका एंट्री पॉइंट है। तो इससे संबंधित जो फैक्ट है वो हम लोग देख लेते हैं। गंडक नदी 7 धाराओं के मिलने से बनी है। ठीक, गंडक नदी को फिर अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो कौन कौन से नाम है? सप्त गंडकी, काली गंडकी, नारायणी, उसके बाद क्या है शालिग्राम, शालिग्राम के बाद फिर क्या है सदानीरा। तो ये आदि कई नामों से जानी जाती है गंडकी। कौन कौन से नाम से जानी जाती है? सप्त गंडकी, काली गंडकी, नारायणी, उसके बाद शालिग्राम, उसके बाद फिर सदानीरा। तो इतने सारों से नाम से जानी जाती है। और क्या नारायणी को नेपाल के मैदानी भाग में नारायणी कहा जाता है और जो नेपाल का पर्वतीय तराई क्षेत्र है वहां पर गंडक नदी को शालिग्राम कहा जाता है। शालिग्राम क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो गंडक नदी है वो अपने साथ पश्चिम चंपारण जिले में जो एंट्री करती है वहां पर वो क्या करती है एक छोटा सा सफेद रंग का गोल पत्थर जो है वो लेकर आती है। तो वो जो पत्थर है उस पत्थर का नाम शालिग्राम है जो पूजा के लिए यूज किया जाता है, इसलिए गंडक नदी का नाम शालिग्राम पड़ा, इसलिए इसको शालिग्राम भी कहा जाता है गंडक नदी को। गंडक नदी की उत्पत्ति नेपाल एवं तिब्बत की सीमा के मध्य से हुई है। गंडक नेपाल में अन्नपूर्णा श्रेणी को काटकर गाज का निर्माण करती है। उसके बाद फिर यह नदी पश्चिम चंपारण जिला के भैंसा लोटन के पास बिहार में प्रवेश करती है। पश्चिम चंपारण जिला के वाल्मीकि नगर में बैराज का निर्माण किया गया है। ठीक, उसके बाद फिर यह नदी सारण और मुजफ्फरपुर की सीमा को निर्धारित करते हुए सोनपुर और हाजीपुर के मध्य से गुजरती हुई पटना के सामने गंगा में मिल जाती है। इसी संगम पर विश्व हरिहर क्षेत्र सोनपुर का पशु मेला प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। तो नेक्स्ट फैक्ट फिर क्या है कि गंडक नदी पर ही तिरहुत त्रिवेणी सारण नहर परियोजना का निर्माण किया गया। तो गंडक नदी का उद्गम स्थल क्या है? नेपाल एवं तिब्बत की सीमा के मध्य से इसका जो उद्गम स्थल है। उसके बाद फिर जो गंडक नदी जो है इसका जो मुहाना है वो बिहार के वैशाली जिला के हाजीपुर के पास जो गंगा नदी में वहां पर समाहित होती है। अब गंडक नदी के बाद हम लोग फिर नेक्स्ट देख लेते हैं जो है बूढ़ी गंडक नदी है। बूढ़ी गंडक नदी कहाँ से निकलती है? ये सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिम चंपारण के विषमपुर से निकलती है और उसके बाद फिर ये विशंबरपुर यानी कि जो पश्चिम चंपारण का जो विशंबरपुर जगह है वहां से इसका एंट्री पॉइंट है। उसके बाद फिर ये जो मुंगेर का जो उत्तर साइड है जो तो वहां पर जाकर ये गंगा में जाकर वो मिलती है। यानी कि बूढ़ी गंडक का जो उद्गम स्थल है सोमेश्वर श्रेणी है जो विशंबरपुर के पास है और वहां से फिर उसका जो मुहाना है वो मुंगेर के उत्तर साइड खरड़िया के पास ये पड़ता है। बूढ़ी गंडक नदी जो है वो क्या है किसके पैरेलल चलती है? गंडक नदी के पैरेलल चलती है और गंडक नदी की ही प्रत्येक ये धारा है बूढ़ी गंडक। तो बूढ़ी गंडक नदी यह नदी गंडक के समांतर उसके पूर्वी भाग में प्रवाहित होती है। हिमालय के सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिम भाग से निकलकर बिहार के पश्चिम चंपारण जिला के विशंबरपुर में प्रवेश करती है। उसके बाद बूढ़ी गंडक हिमालय से निकलने वाली सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी तथा उत्तर बिहार की सबसे तेज जलधारा वाली नदी है। यह गंडक नदी की परित्यक्त धारा है जो मुख्य नदी के पश्चिम में खिसक जाने से प्रवाहित हुई है। यानी क्या कह रहा है कि अगर मान लिया ये पश्चिम चंपारण है तो जो गंडक नदी है जो यहाँ से यहाँ बिहार में प्रवेश करती है यहीं से छिटक कर फिर क्या है इसकी प्रत्येक जो धारा है ये फिर क्या है जो पश्चिम चंपारण के विशंबरपुर जो है क्षेत्र है वहां पे एंट्री करते हुए ये फिर आगे बढ़ती है गंडक नदी के पैरेलल में। इसी चीज को यहाँ पर बता रहा है।
उसके बाद क्या है, बागमती नदी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे बागमती नदी बिहार के उत्तरी भाग को दो भाग में विभाजित करती है, जो पश्चिम भाग एवं पूर्वी भाग में विभाजित होती है। यानी कि बागमती निकलती है महाभारत श्रेणी से निकलती है। तो इसको हम लोग पहले देख लेते हैं थोड़ा मैप पे। वो मैप पे क्या है, ये महाभारत श्रेणी जो नेपाल में मौजूद है, महाभारत श्रेणी ये मध्य हिमालय में पड़ता है महाभारत श्रेणी। तो यहाँ से बागमती नदी निकलती है और जो फिर क्या है, बेगूसराय के में ही जो बूढ़ी गंडक इसकी सहायक नदी के रूप में उससे जाकर मिल जाती है। कौन, बागमती नदी। अब बागमती नदी क्या करती है, बिहार के उत्तरी भाग को, यानी बिहार के उत्तरी भाग को दो भाग में विभाजित करती है। एक भाग जो हो गया पश्चिमी भाग हो गया और दूसरा भाग क्या हो गया, पूर्वी भाग हो गया। ये कौन करती है, ये बागमती नदी करती है। उसके बाद कमला नदी है। कमला नदी भी कहाँ से निकलती है, उसका उद्गम स्थल क्या है, कमला नदी का भी उद्गम स्थल जो है महाभारत श्रेणी है। उसके बाद कमला नदी वहां से निकलती है, वहां से होते हुए ये जो मधुबनी, यहाँ पर जयनगर है, मधुबनी के जयनगर में प्रवेश करते हुए फिर ये क्या है, सहरसा में जाके कोसी नदी, इधर से कोसी नदी आ रही है। तो कोसी नदी से जाकर ये सहायक नदी के रूप में कोसी नदी से जाकर ये मिल जाती है। कौन, कमला नदी। और एक चीज इसमें क्या है कि जितनी भी सारी नदियां हैं वो किस जिला को कवर करती है या उसको टच करती है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको भी याद रखना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के लिए देख लेते हैं कि गंगा लगभग क्या 12 जिलों को छूती है। तो कौन कौन जिलों को छूती है यहाँ पर, बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, हाजीपुर, यानी कि वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर है, भागलपुर है, कटिहार है, इतनी सारी जो जगह है, ये सारे जो जिला है, लगभग 12 जिला जो है, लगभग ये 12 जिलों को कवर करती है, टच करती है। उसी तरह क्या है, गंडक नदी कितना है, लगभग 5 जिलों को टच करती है। तो कौन कौन 5 जिलों को टच करती है, वो क्या, पश्चिम चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, उसके बाद फिर ये मुजफ्फरपुर है, सारण है, वैशाली है, ये सब कितना 5 जिला को ये छूते हुए क्या है, टच करती है गंडक नदी। इस तरह बूढ़ी गंडक नदी कहाँ से कहाँ है, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, ये सब जितनी सारा जो जिला है, ये सारी नदियां जो जिला को टच करी, उसको याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट फिर हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट रिवर क्या है। नेक्स्ट रिवर जो है वो कोसी नदी है। कोसी नदी कहाँ से निकलती है, तिब्बत हिमालय के गोसाईनाथ से निकलती है सप्त कौशिकी के रूप में, और लगभग 120 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और ये क्या 7 धाराओं से मिलकर बनी है। और ये कोसी नदी जो है ये सुपौल के पास जो भीमनगर है, यहाँ पे इसका एंट्री पॉइंट है बिहार में। और उसके बाद फिर ये सुपौल से होते हुए, सहरसा से होते हुए, खगड़िया से होते हुए, फिर उसके बाद फिर ये क्या है, कटिहार के भाग है, वहां पर क्या वो गंगा नदी से आकर ये मिल जाती है। तो ये क्या, कोसी नदी। कोसी नदी का जो इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स है वो हम लोग देख लेते हैं। वो कोसी नदी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है, कोसी नदी 7 धाराओं के मिलने से बनी है। उसके बाद फिर कोसी नदी का मूल नाम कौशिकी है। तिब्बत हिमालय के गोसाईनाथ, यानी कहाँ से निकलती है, तिब्बत हिमालय के गोसाईनाथ से, यानी नेपाल से होते हुए निकलती है। और जैसे सप्त कौशिकी के नाम से निकलती है, तब बिहार के सुपौल जिले, यानी बिहार का जो सुपौल जिला है कि जो भीमनगर है, भीमनगर जो एक जगह क्षेत्र के निकट ये भारत सीमा में दाखिल होती है। कोसी नदी 7 धाराओं से मिलकर बनी है। कितनी धाराओं से, 7 धाराओं से मिलकर बनी है, इसलिए इसे सप्तकोशी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सप्तकोशी। सप्तकोशी में सप्त में 7 होता है, इसलिए, और इसका नाम जो कौशिकी है, इसलिए सप्तकोशिकी कहा जाता है। और 7 धाराएं कौन कौन सी है, इंद्रावती, सन कोसी, अरुण कोसी, ताम्र कोसी, तामूर कोसी, दूध कोसी, लिच्छू कोसी, या इसके आदि जो कोसी नदी की 7 प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसको नाम याद रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या, इंद्रावती से हुआ इंद्र, इंद्रावती से हुआ इंद्र, और सन कोसी से हुआ सन, यानी इंद्र और सन यानी सूरज, इंद्र और सूर्यदेव में संबंध स्थापित हुआ। उसके बाद क्या हुआ, अरुण ने का आदमी था, अरुण ने तांबा फेंक कर क्या किया, तामूर को मारा, यानी कि इंद्रावती के बाद फिर हो गया सन, यानी कि इंद्रावती और सन कोसी, उसके बाद अरुण के बाद ताम्र कोसी के बाद तामूर कोसी। उसके बाद बिच्छू के काटने से फिर क्या हुआ, दूध से उसको बिच्छू के जहर को साफ किया, इसका मतलब दूध कोसी, उसके बाद लिच्छू कोसी, यानी कि 7 नदियां इस तरह से याद किया जा सकता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट, यह नदी बिहार का शोक कहलाती है, बिल्कुल, क्योंकि ये अपनी धारा को हमेशा क्या है, इसकी धारा हमेशा बदलती रहती है, इसकी धारा कभी भी एक समान नहीं रही, इसलिए ये हमेशा बाढ़ आने का बिहार में सबसे प्रमुख कारण रही है। यानी कि बिहार में जो शोक नदी कहलाती है वो कौन सी नदी कहलाती है, वो नदी है
कोसी नदी। और अगर इसी चीज को उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का जो शोक कहलाता है वो सरयू नदी कहलाती है। उसी प्रकार जो बंगाल का जो पहले शोक कहलाता था वो कौन, दामोदर नदी कहलाती थी। तो यह नदी सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया आदि जिलों में प्रवाहित होती है। कोसी नदी कटिहार के कुर्सेला गांव के पास गंगा में मिलने से पूर्व डेल्टा का निर्माण करती है। तो कोसी नदी कहाँ मिलती है, ठीक कटिहार में कुर्सेला एक गांव है, वहां पर इसका मुहाना है, वहां पर वो गंगा से मिलती है, यानी कोसी गंगा का वहां पर एक क्षेत्र बनाती है और गंगा नदी में वहां पर प्रवेश करती है। कौन, कोसी नदी। उसके बाद महानंदा नदी। महानंदा नदी जो है कई स्थानों पर बिहार और बंगाल के सीमा रेखा का निर्धारण करती है, यानी कि अगर बिहार और बंगाल के बीच का जो सीमा है, क्षेत्र को निर्धारण करती है, महानंदा नदी निर्धारण करती है। और अगर फिर यही चीज देखें बिहार उत्तर प्रदेश में 4 नदी ऐसी है जो बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है। तो कौन कौन सी नदी है, कर्नासा है, गंगा है, उसके बाद कौन सी, सरयू है, सरयू के बाद फिर कौन सी, गंडक नदी। ये 4 नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है। और इधर पूर्वी भाग में अगर देखें तो बिहार के साथ जो पश्चिम बंगाल के साथ जो बॉर्डर बनाती है वो कौन नदी बनाती है, महानंदा नदी बनाती है। और महानंदा नदी की सबसे और इम्पोर्टेंट खासियत बात यह है कि ये बिहार में वो किशनगंज के पास वो प्रवेश करती है और बिहार में किशनगंज से होते हुए, पूर्णिया से होते हुए, कटिहार से होते हुए फिर ये बिहार के बाहर गंगा नदी में जाकर मिलती है। यानी जो महानंदा नदी है वो अपना पानी कहाँ, बिहार के बाहर गिराती है। बाकी जितनी सारी नदियां हैं, चाहे वो कर्नासा हो, गंगा हो, कोसी हो, गंडक, बूढ़ी गंडक है, और जितना सोन है, चाहे अजय है, फल्गु है, पुनपुन, ये सारी की सारी नदियां कहाँ, बिहार में प्रवेश करती है। साथ में बिहार में ही गंगा नदी में वो अपना पानी गिराती है। लेकिन महानंदा एक ऐसी नदी है जो बिहार में प्रवेश तो करती है लेकिन अपना पानी जो गिराती है वो कहाँ, बिहार के बाहर गंगा नदी में गिराती है। अब कोसी नदी के बाद फिर हम लोग देख लेते हैं ये क्या है, महानंदा नदी। तो महानंदा नदी जो है वो भी क्या, महाभारत श्रेणी से निकलती है और फिर कहाँ है, ये बिहार के किशनगंज में इसका एंट्री पॉइंट है। उसके बाद फिर ये किशनगंज से होते हुए फिर पूर्णिया से होते हुए, कटिहार से होते हुए बाहर निकलते हुए और ये बिहार के बाहर यहाँ गंगा नदी में अपना पानी आकर गिराती है। तो कौन सी नदी, महानंदा नदी। उसके बाद फिर महानंदा के बाद हम लोग फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। महानंदा के बाद जो नेक्स्ट नदी है वो कौन सी है, वो है फिर कर्नासा नदी है। ये कर्नासा नदी जो कहाँ से निकलती है, ये विंध्याचल की कैमूर की पहाड़ी से निकलती है। यहाँ कौन, कर्नासा नदी। और फिर ये क्या, चौसा के पास गंगा नदी में आकर मिलती है और चौसा के पास ही जो हुमायूं और शेरशाह की लड़ाई हुई थी, कौन, चौसा के पास। और इसी के मैदान में जो हारा था वो घोड़ा समेत फिर क्या अपना जान बचाकर कर्नासा नदी में ही कूद गया था। नेक्स्ट रिवर क्या है, वो सोन नदी है। सोन नदी कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम स्थल कहाँ है। सोन नदी का जो उद्गम स्थल है वो अमरकंटक में है, अमरकंटक से निकलती है और ये अमरकंटक का मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, चोटी से निकलती है और फिर ये बिहार के रोहतास में इसका एंट्री पॉइंट है यहाँ पर। और उसके बाद फिर ये पटना के पश्चिम जो दानापुर पड़ता है, यहाँ पर पटना का जो पश्चिम दानापुर है यानी मनेर के पास ये अपना पानी गंगा नदी में गिराती है, यानी कि ये आकर गंगा नदी में मिलती है। इसका मुहाना कहाँ पर है, मनेर या दानापुर में इसका मुहाना है जो पटना के पश्चिम में पड़ता है, सोन नदी। और सोन नदी पे कई तरह के फिर कैनाल वगैरह बनाए गए हैं। हालांकि गंडक नदी पे कैनाल बनाए गए हैं जो कि कौन कौन से, तिरहुत था, त्रिवेणी था, उसके बाद फारण था और उसके बाद ये सारी नदी जो बांध थे वो गंडक नदी पर थे। उसी प्रकार सोन नदी पर ही बांध बनाए गए हैं। तो हम लोग देख लेते हैं वो कौन कौन से बांध है सोन नदी में बनाए गए हैं। जो सोन नदी, यह नदी हिरण्यवा तथा सोनभद्र के नाम से भी प्रसिद्ध है और उनके उद्गम के निकट ही नर्मदा एवं महानदी भी निकलती है। ठीक अमरकंटक के पास जो वहां पर से 3 नदियां निकलती है, एक सोन नदी निकलती है, एक नर्मदा नदी निकलती है और एक महानदी निकलती है। तो नर्मदा नदी चली जाती है फिर कहाँ, ये चली जाती है अपने पश्चिम भाग की तरफ चली जाती है अमरकंटक से। महानदी जो निकलती है वो कहाँ चली जाती है, दक्षिण पूर्वी भाग में चली जाती है, यानी छत्तीसगढ़ से होते हुए फिर क्या बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। और जो फिर ये जो सोन नदी है, ये नदी फिर क्या है अपने उत्तर की तरफ बहते हुए ये फिर कहाँ प्रवेश करती है, बिहार के रोहतास जिले में प्रवेश करती है। यह नदी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड में प्रवाहित होते हुए बिहार के रोहतास जिले में प्रवेश करती है। यह दक्षिण बिहार में प्रवाहित होने वाली गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। सोन नदी की प्रमुख सहायक नदी जो है वो गोपद है, रिहंद है, कनहर है, उत्तरी कोयल है। यानी उत्तर
कोयल नदी दो तरह की, एक उत्तरी कोयल है, एक दक्षिणी कोयल है। उत्तरी कोयल जो है जो सोन नदी की सहायक नदी है, जो कि सोन नदी में जाकर मिल जाती है। लेकिन दक्षिणी जो कोयल है वो क्या है कि दक्षिणी भाग में बहते हुए फिर ये वो आगे जाकर दामोदर या फिर में जाकर वो मिल जाती है। कौन? दक्षिणी कोयल नदी। उसके बाद फिर जो इसका संगम जो है सोन नदी का वो कहाँ पर है? उसका जो मुहाना या संगम जो वो कहाँ? मनेर यानी पटना यानी दानापुर के पास यानी पटना के पश्चिम में पड़ता है। 1862 ईस्वी में सोन नदी पर आरा के पास कोइलवर में 1440 फीट लंबा रेल सड़क पुल निर्मित किया गया, जो वर्तमान में अब्दुल बारी के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक, उसके बाद क्या नेक्स्ट 1873 से 74 ईस्वी में इस नदी पर प्रथम डेहरी बांध बनाया गया था। ये भारत का सबसे लंबा रेल पुल है। उसके बाद 1968 ईस्वी में ही इस नदी पर इंद्रपुरी बराज का निर्माण किया गया। उसके बाद फिर 1980 में इस नदी पर डेहरी के पास नेहरू रेल पुल सड़क का निर्माण किया गया। तो ये सारे सोन नदी के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट रिवर देख लेते हैं। नेक्स्ट रिवर में क्या है? पुनपुन नदी है। पुनपुन नदी जो उद्गम स्थल जो है वो छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ से निकलते हुए ये मध्य प्रदेश से होते हुए झारखंड से होते हुए फिर ये बिहार के औरंगाबाद जिले में प्रवेश करती है। यानी झारखंड के पलामू जिला के चौराहा के पास से होते हुए ये नदी क्या है? औरंगाबाद में प्रवेश करती है। औरंगाबाद से जहानाबाद से होते हुए फिर ये पटना में फतुहा के पास जाकर ये नदी गंगा नदी में जाकर मिल जाती है और पटना में इसका फतुहा के पास का मुहाना या संगम है। फल्गु नदी है जो छोटा नागपुर पठार जो है, छोटा नागपुर जो पठार है जो वहां से हजारीबाग जो है छोटा नागपुर पठार है, वहां से फल्गु नदी निकलती है और गया में प्रवेश करती है और जहानाबाद से होते हुए फिर ये क्या है? जहानाबाद से होते हुए फिर पटना जो गंगा नदी का टाल क्षेत्र है वहां पर जाके गंगा नदी से जाकर मिल जाती है। और फल्गु नदी का के साथ क्या एक और चीज है कि मोहना नदी जो छोटा नागपुर पठार से जो निकलती है वो क्या है कि फल्गु नदी से जाकर मिलती है और मोहना नदी ही मेन जिसकी मुख्य धारा, निरंजना नदी जो उसकी मुख्य धारा बनकर ये फिर आगे जाकर गंगा के टाल क्षेत्र में जाकर मिल जाती है। तो मोहना नदी जो है फल्गु के साथ मिलकर मुख्य धारा निर्माण करती है और फिर यही आगे जाकर गया से आगे होते हुए फिर विशाल रूप धारण करती है। किसके साथ? निरंजना नदी के साथ। इसका हम लोग जो फैक्ट है वो देख लेते हैं हम लोग। वो फैक्ट क्या है इसमें? फल्गु नदी छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से निकलती है और उसके बाद फिर अनेक छोटी छोटी सरिताओं के मिलने से इस नदी की मुख्य धारा का निर्माण होता है। इस मुख्य धारा का नाम निरंजना या लीलाजन है। बोध गया के पास मोहना नामक सहायक नदी से मिलकर यह विशाल रूप धारण कर लेती है। उसके बाद पुनपुन नदी क्या एक मौसमी नदी है। यह नदी बिहार के औरंगाबाद, अरवल, पटना जिले के गंगा में समांतर प्रवाहित होती हुई फतुहा के पास जाके गंगा मिल जाती है। कौन? पुनपुन नदी। पुनपुन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से होते हुए है और ये फतुहा के पास जाके गंगा नदी से मिल जाती है। इसका जो संगम है फल्गु नदी का जो उद्गम है क्या? छोटा नागपुर पठार है, वहां से वो निकलती है और उसके बाद फिर ये कहाँ पर जाके मिलती है? गंगा नदी के टाल क्षेत्र में जाकर वो मिलती है गंगा से। फिर नेक्स्ट रिवर देख लेते हैं। दूसरी नदी जो है क्यूल नदी है जो कि हजारीबाग जो है वहां से निकलती है। यानी छोटा नागपुर का पठार का जो हजारीबाग है वहां से वो निकलती है और उसके बाद फिर लखीसराय में, फिर जमुई में इसका एंट्री पॉइंट है। लखीसराय में जाकर फिर ये वहां पर जाकर ये नदी गंगा नदी से जाकर मिल जाती है। सूर्यगढ़ शायद जगह का नाम है, वहां पर जाकर ये मिलती है। उसके बाद दूसरी नदी जो है वो अजय नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। अजय नदी क्या है? जमुई से निकलती है, यानी उसका उद्गम स्थल मुंगेर है और जमुई से होते हुए फिर ये कहाँ जाकर हुगली नदी जो है वहां पर जाकर ये उससे मिलती है। यानी जमुई से निकलने वाली जो अजय नदी है ये गंगा में नाम मिलकर दक्षिणी भाग में प्रवाहित होते हुए फिर ये हुगली नदी में जाकर गिरती है। तो ये अजय नदी था। अजय नदी के बाद फिर चंदन नदी है। चंदन नदी जो है ये फिर उसके बाद भागलपुर से होते हुए फिर ये जो है वो आगे जाकर कटिहार के पास जो गंगा नदी है वहां पर जाकर मिलती है। तो ये मैप पे क्या था? ये मैप इसका पूरा अपवाह तंत्र था, नदी का एक नेटवर्क था। ये पूरा मैप पे जो बिहार में जो नदियां किस तरह से फॉलो कर रही है, यानी कि जो उसका नेटवर्क किस तरह से बना रही है, इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है, ये पूरा ऑन मैप पे था। अजय नदी का हम लोग देख लेते हैं। अजय नदी के क्या फैक्ट्स हैं? अजय नदी क्या है? जमुई जिले के दक्षिण में 5 किलोमीटर दूर बटपाल से निकलती है। इस नदी का उद्गम क्षेत्र क्या है? मुंगेर है, जहां से प्रवाहित होती हुई यह बिहार के झारखंड में देवघर जिले के उत्तर पश्चिमी भाग में प्रवेश करती है। यह नदी
पूरब एवं दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए बंगाल में प्रवेश कर हुगली नदी में मिल जाती है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट, चानन नदी। चानन नदी को पंचाने भी कहा जाता है। इसका मूल नाम पंचानन है, जो बाद में चानन कहा जाने लगा। यह नदी 5 धाराओं के मिलने से विकसित हुई है, इसलिए इसे पंचानन कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार से निकलती है। इस नदी की प्रमुख धाराएं पेमार, तिलैया, धनंजय, महाने आदि हैं। यह सारी धाराएं राजगीर के पहाड़ी के अवरोध के कारण नालंदा जिला के गिरियक के पास होकर आगे प्रवाहित होती हैं। चानन नदी के बारे में देख लेते हैं सकरी नदी। सकरी नदी का उद्गम स्थल जो है झारखंड के छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग हजारीबाग पठार है। यह नदी बिहार के गया, पटना, नवादा, मुंगेर जिले में प्रवाहित होती हुई गंगा नदी में मिल जाती है। इस नदी को सुमागदी के नाम से भी जाना जाता है। क्यूल की उत्पत्ति छोटा नागपुर हजारीबाग से हुई है। यह बिहार में जमुई जिला के सतपहाड़ी के पास प्रवेश करती है। कहाँ पे? जमुई जिला के सतपहाड़ी प्रवेश करती है और लखीसराय जिला के सूर्यगढ़ा के पास गंगा नदी में मिल। फिर से अफवाह तंत्र को हम लोग एक बार फिर कंप्लीट देख लेते हैं। ये गंगा नदी है, उत्तराखंड से निकल रही है गंगोत्री से और बिहार के चौसा के पास प्रवेश कर रही है और ये 12 जिला से होते हुए फिर ये क्या है अपना जो बंगाल की खाड़ी में आकर गिर रही है। उसके बाद नेपाल के नाम पर पर्वत से सरयू नदी, घंघरा नदी निकल रही है, जो कि सिवान के पास इसका एंट्री पॉइंट है और इसका छपरा के पास क्या है मोहाना है, गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। उसके बाद फिर नेक्स्ट हिमालय के तिब्बत अन्नपूर्णा श्रेणी पहाड़ी से निकल रही है और जो फिर पश्चिम चंपारण में भैंसलोटन के पास का एंट्री पॉइंट है और हाजीपुर के पास इसका क्या है मोहाना है, जो गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। उसके बाद सोमेश्वर श्रेणी से फिर क्या है बूढ़ी गंडक निकल रही है पश्चिम चंपारण से होते हुए, फिर ये क्या है खगड़िया के पूर्वी भाग यानी कि मुंगेर के उत्तर साइड में जाकर फिर ये गंगा नदी से मिल जाती। उसके बाद फिर बागमती महाभारत श्रेणी से निकलती जो मध्य हिमालय में स्थित है, वहां से निकलते हुए फिर ये बूढ़ी गंडक में जाकर मिल जाती है। यानी बूढ़ी गंडक की ये बागमती नदी जो है सहायक नदी है। उसके बाद फिर महाभारत श्रेणी से फिर कमला नदी निकलती है जो मधुबनी के जयनगर में प्रवेश करती है और सहरसा के पास जाकर कोसी नदी में मिल जाती है, यानी कि ये कोसी नदी की सहायक नदी है। उसके बाद फिर गोसाईनाथ से सप्तकौशिकी नदी जो निकलती है जो कि कोसी के नाम से बिहार में प्रवेश करती है और बिहार के सुपौल जिले में प्रवेश करते हुए फिर ये सुपौल सहरसा से होते हुए फिर ये कटिहार के कुर्सिला में जाकर कुर्सिला गांव जो वहां पर जाकर उससे फिर गंगा नदी में मिल जाती है, जो लंबाई है वो 120 किलोमीटर है। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो महानंदा नदी है वो महाभारत श्रेणी से निकलती है जो कि मध्य हिमालय में पड़ता है और फिर ये किशनगंज में इसका एंट्री पॉइंट है। उसके बाद फिर बिहार के बाहर इसका फिर उंगम है जो गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। उसके बाद ये सारी जितनी सारी नदियां थी उत्तर बिहार की नदियां थी यानी हिमालयन रिवर थी। अब उसके बाद हम लोग दक्षिण बिहार की नदियां दिख रहे हैं जो कि दक्षिण के पठारी क्षेत्र से निकलती है। छोटा नागपुर लगभग दक्षिणी पठारी भाग से निकलती है और जो बिहार में प्रवेश करती है। तो पहला जो है वो विंध्याचल पर्वत से निकलती है, वो कैमूर की पहाड़ी से निकल रही है, ये कर्मनासा नदी है। उसके बाद फिर ये चौसा के पास बक्सर में जाकर मिलती है और गंगा से मिलती है और कर्मनासा नदी को ही कहा जाता है कर्म का नाश करने वाला। और ये नदी जो है अपवित्र मानी जाती है। इसका रीजन है प्राचीन भारत में, इसका रीजन है क्योंकि प्राचीन भारत में जब ब्राह्मण जो वैदिक काल जो था उसमें ब्राह्मण जो धर्म था वो लगभग समाप्त हो चुका था, उसके क्योंकि बौद्ध धर्म की प्रकाष्ठा बढ़ गई थी, उसी की वजह से जो गया का क्षेत्र पूरा जो बौद्ध धर्म का क्षेत्र बन गया था। और जबकि ब्राह्मण उसकी वजह से ब्राह्मण जो थे कर्मनासा के उस पार से वो गया में आना नहीं चाहते थे। जो लोग गया में इधर आते थे यानी कि बौद्ध धर्म में आते थे, बौद्ध धर्म का जो क्षेत्र बन गया था उसको क्या समझते थे वो अपना धर्म का भ्रष्ट हो जाना समझते थे, इसलिए इसको कर्मनासा को कर्मनाश करने वाला कहा गया, कर्म को नाश करने वाला कहा गया। उसके बाद फिर क्या सोन नदी है जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और रोहतास के पास एंट्री पॉइंट है। उसके बाद फिर पटना के पश्चिम क्षेत्र में दानापुर मनेर के पास ये क्या है इसका उद्गम है गंगा नदी से। उसके बाद फिर पुनपुन नदी जो छत्तीसगढ़ से निकलते हुए मध्य प्रदेश से होते हुए फिर झारखंड में प्रवेश करती है औरंगाबाद में और उसके बाद ये फिर जाकर फतुहा के पास जाकर ये गंगा नदी में मिल जाती। पुनपुन नदी के बाद फिर क्या है फल्गु नदी है जो छोटा नागपुर पठार जो हजारीबाग वहां से निकलती है और गया में प्रवेश करती है, वहां से होते हुए फिर गंगा नदी के टाल क्षेत्र में मिलती है। पुनपुन नदी जो मोहना नदी से मिलकर फिर एक मुख्य धारा का निर्माण करती है जो कि निरंजना नदी कहलाती है। इसी नदी के जो किनारे पे फिर क्या है गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था इसलिए इसको पवित्र नदी भी माना जाता है और यहाँ पे पिंडदान भी किया जाता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं छोटा नागपुर पठार से यहाँ जो मोहना नदी है वो जाके फल्गु में जाके मिल जाती है। उसके बाद फिर हम लोग क्यूल नदी को देख रहे हैं जो कि हजारीबाग से निकलती है और जमुई में प्रवेश करती है और फिर सूर्यगढ़ के पास जो लखीसराय में वहां पर जाकर फिर ये
किससे मिल जाती है? गंगा नदी से जाकर मिल जाती है। उसके बाद अजय नदी है, अजय नदी जमुई से निकलते हुए फिर क्या है वो हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। उसके बाद चंदन नदी है, ये चंदन नदी जो फिर छोटा नागपुर पठार से निकलते हुए वहाँ फिर जो है वो भागलपुर से सटते हुए फिर जाकर गंगा नदी में जाकर मिल जाती। तो ये पूरा मैप पे अपवाह तंत्र किस तरह से दौड़ रहा है वो क्लियर कट हो गया। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं कि ये नदियों का नाम है, उसका उद्गम स्थल है, और उद्गम स्थल के बाद संगम या मुहाना है। तो हम लोग देख लेते हैं फिर से एक बार इसका रिवीजन देख लेते हैं। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री को उत्तराखंड से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। गंडक नदी क्या अन्नपूर्णा से निकलती है और नेपाल एवं तिब्बत के मध्य से निकलती है, यानी कि मध्य हिमालय में पड़ता है गंडक नदी का, और पैलिजा घाट के निकट ये जाकर मिलती है। पैलिजा घाट कहाँ पड़ता है? वैशाली जिला जो बिहार का है, वहां पर जो हाजीपुर के पास ही पैलिजा घाट पड़ता है, एक तरह का घाट है जहाँ पर गंगा नदी से मिलती है। बूढ़ी गंडक नदी सोमेश्वर श्रेणी से निकलती है और विशंबरपुर में प्रवेश करती है और फिर मुंगेर के उत्तर में यानी खगड़िया के पास जाकर ये गंगा नदी मिलती है। कोसी नदी जो है उसका जो उद्गम स्थल है सप्त कौशिकी जो पूर्वी नेपाल पड़ता है, जो गोसाईनाथ पड़ता है वहाँ है, वहां से निकलती है। उसके बाद फिर काढ़ा गोला यानी पूर्णिया के निकट यानी कुर्सेला के पास ये गंगा नदी में जाकर मिलती है। सोन नदी अमरकंड से निकलती है जो कि मध्य प्रदेश में और दानापुर में यानी पटना के निकट गंगा नदी पटना के पश्चिम में पड़ता है, वहां पर जाके गंगा नदी में मिल जाती है। सरयू नदी यानी घाघरा नदी नामपा श्रेणी से नामपा पर्वत से निकलती है नेपाल के, और उसके बाद फिर चपरा के निकट जाके गंगा नदी में मिल जाती है। बागमती नदी कहाँ से निकलती है? महाभारत श्रेणी से निकलती है और खगड़िया में गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। कमला नदी भी जो हिमालय की महाभारत श्रेणी से निकलती है जो कि मध्य हिमालय में पड़ता है, और ये काढ़ा घोड़ा के पास गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। महानंदा नदी जो ये भी महाभारत श्रेणी से निकलती है और कटिहार के निकट गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। कर्मनाशा यानी कम को नाश करने वाली नदी निकलती है, वो विंध्याचल की पहाड़ी यानी कैमूर से निकलती है और चौसा के उत्तर गंगा की नदी में जाकर मिल जाती है। अजय नदी जो है बटपाड़ से निकलती है, जमुई जिले के 5 किलोमीटर दूर से पश्चिम बंगाल में यानी कि हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। पुनपुन नदी जो है वो छत्तीसगढ़ से निकलती है और मध्य प्रदेश के पठारी भाग से होते हुए यानी बिहार के झारखंड पलामू जिला से होते हुए फिर ये फतुहा के पास जाके गंगा नदी में मिल जाती है। फल्गु नदी क्या है? जो छोटा नागपुर पठार से निकलती है और गंगा के टाल क्षेत्र में जाकर गंगा नदी से जाकर मिल जाती है। हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। ये क्या है? ये पूरा कंप्लीट अपवाह तंत्र है, पूरा का पूरा जो बिहार में जो नदियां किस प्रकार कैसे कैसे बह रही हैं, कौन कौन सी नदियां हैं, किस प्रकार कहाँ पर किस नदी से मिल रही हैं, उसका मुहाना क्या है, ये पूरा कंप्लीट है। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको देख सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्या कुछ फैक्ट्स हैं जो हम लोग फैक्ट्स देख लेते हैं। वो फैक्ट्स क्या है? बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल लगभग 94,000 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 92,000 वर्ग किलोमीटर ग्रामीण क्षेत्र है। उसके बाद फिर नेक्स्ट उत्तर बिहार का क्षेत्र जो है वो लगभग 54,000 किलोमीटर तथा दक्षिण बिहार का क्षेत्र लगभग 4,000 किलोमीटर माना जाता है। उसके 50 साल के आंकड़ों के अनुसार बिहार में औसत वर्षा जो है लगभग 105 सेंटीमीटर है। कितना है? लगभग 105 सेंटीमीटर है। इसी को फिर अगर मिलीमीटर में देखा जाए तो 1050 मिलीमीटर है। क्या औसत वर्षा है बिहार का? बिहार में सिंचाई का कुल क्षेत्र लगभग 122 लाख हेक्टेयर है। नेक्स्ट फिर राज्य की 14 महत्वपूर्ण नदियों पर 80% राज्य जनसंख्या जलापूर्ति के लिए निर्भर करती है। बिहार के राज्य के जल संसाधन के मुख्य 3 स्रोत हैं, यानी बिहार राज्य का जो पानी जो मिलता है उसके 3 स्रोत हैं। तो पहला स्रोत क्या? नदी अपवाह तंत्र है, दूसरा स्रोत जल प्रपात एवं जल कुंड है, और तीसरा क्या है? वेटलैंड है। वेटलैंड का मतलब दलदली भूमि, नमी भूमि। बिहार की नदियां अपने धरातल की बनावट के अनुसार बहती हैं। चौथा फिर लास्ट जो फैक्ट्स क्या है? पूर्ववर्ती नदी तथा अनुवर्ती नदी। पूर्ववर्ती नदी और अनुवर्ती नदी क्या होता है? पूर्ववर्ती नदी इसको कहते हैं जिस समय नदी का उद्गम हुआ था और उस उद्गम के बाद जो नदी की जो प्रवाह थी उसी प्रवाह में आज भी वर्तमान उसी प्रवाह में उसी घाटी में उसी रूप से बह रही है, तो उसको पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। जैसे गंगा नदी जो शुरू से ही उसका जो घाटी था, उसके जो प्रवाह जो था यानी उसके लिए जो ड्रेनेज सिस्टम था वो आज भी उसका वही है। उसके बाद ही हिमालय पर्वत बनने के बावजूद भी वो हिमालय को उसी जगह पर काटते हुए फिर अपने ही धारा में अपने ही प्रवाह है इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है उसी ड्रेनेज सिस्टम में बह रही, यानी हिमालय ने उसका रास्ता को नहीं मोड़ा।
तो ऐसी नदी को प्रवर्ती नदी कहते हैं। अनुवर्ती नदी वो होती है जो समय के बाद फिर अपनी ढाल के अनुसार फिर वो अपनी प्रवाह को बदल देती है। जैसे यमुना नदी जिस समय उसका उद्गम हुआ था उस समय बह रही थी, अब वैसे नहीं बह रही है, बल्कि उसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो बदल गया है, इसलिए इसको अनुवर्ती नदी कहते हैं। आज हम लोगों ने बिहार नदी अपवाह तंत्र को डिस्कस किया और मैंने कोशिश किया कि बीपीएससी एग्जाम से रिलेटेड जितना भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है उसको मैंने कवर करने का कोशिश किया है। तो यहाँ पर हम लोगों का जो फर्स्ट सेशन जो थ्योरी पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग जो थ्योरी पार्ट कवर किए हैं तो इससे रिलेटेड एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है इसको हम लोग सेकंड सेशन में देखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद एमसीक्यूज की वीडियो को भी जरूर देखिएगा एंड डेफिनेटली यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन इन बीपीएससी एग्जाम। तो फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही था और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को भी प्रेस करेंगे जिससे आपको फिर नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए जो एमसीक्यूज बेस्ड होगा यानी क्वेश्चन बेस्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होगा जो प्रीवियस एग्जामिनेशन में भी कुछ क्वेश्चन जो आया है उसको कवर करेंगे और कुछ टेस्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा उसको हम लोग कवर करेंगे और कुछ सेट बेस्ड क्वेश्चन होगा उसको हम लोग कवर करेंगे। तो ये जितना भी क्वेश्चन जो नेक्स्ट वीडियो में जो अपलोड होगा वो सारा का सारा क्वेश्चन जो होगा इसी थ्योरी बेस पे होगा और हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर सपोर्टिंग।